Hello friends, I hope you all are doing good. I am Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary again. तो हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की एंड ये हमारी क्लास फोर्थ होने वाली है और इस क्लास में हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं सो गो वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियसली जो जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं यूनिट 1 के वो सब डिस्कस किए हैं बेस के साथ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को जाके देखिए। और अगर हम बात करें इस वीडियो की, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, एंड द लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमर्स टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अपने आप में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी वास्ट है और अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर काफ़ी कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर चीज़ें इतनी सारी हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आखिर होते क्या हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और कट टू कट वे में बताऊंगी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये जो टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये इंडिकेट करता है प्यूपिल टीचर्स को, या जो भी आप, जैसे आप लोग बीएड एस्पिरेंट हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप एक ट्रेनिंग कोर्स के अंडर में हैं, तो ये आप लोगों से ये रिलेट करता हुआ है ये चीज़ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है टू स्टार्ट टीचिंग। जहाँ कहीं भी आप जो भी टीचिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एज अ टीचर ये आपको गाइड करता है कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है, क्या क्या आपको टूल्स यूज़ करने चाहिए अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। फिर चीज़ों को एवेल्यूएट कैसे करें, आप उनका मूल्यांकन कैसे करें कि जो आपने स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी हैं या जो आपने मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करी हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक सही नहीं हैं। और उसके बाद उसका आउटकम, कि उसका आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, क्या जो आप बातें बताना चाह रहे हैं बच्चों को, जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं उन्हें, क्या वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो ये सब चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज अ गाइड काम करता है आपकी चीज़ों को फ्रेमवर्क करने के लिए। आपकी बेसिकली आपकी जितनी भी स्ट्रेटेजी होती है उसको फ्रेमवर्क करने के लिए काम करता है। सो you can see, to start teaching, teacher must be guided by instructional objectives followed by strategies and tools to accomplish the task and then evaluate the outcomes. Okay, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मेन मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो एक गाइड प्रोवाइड करवा सके एक इंडिविजुअल को या फिर एक एस्पिरेंट को, टीचर एस्पिरेंट को, कि वो किस हिसाब से चलेगा, किस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एक और मीनिंग देख लेते हैं इसका। इसमें भी एकदम वही बातें कही गई हैं, जैसे देखिए आप पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू अपॉन कंप्लीशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो देखिए इसमें भी साफ साफ बोला है, इसमें बताया है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो स्टेटमेंट है या फिर वो कथन है जिसमें जो लर्नर है वो क्या एक्सपीरियंस किया उसने पढ़ने के बाद, अपनी चीज़ कंप्लीट करने के बाद उसे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या उसने सीखा, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ऑब्जेक्टिव्स आर टूल्स टू इंश्योर योर स्टूडेंट्स रीच योर गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इसे हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, क्या इम्पोर्टेंस है। पहला पॉइंट एज यू कैन सी, पहले पॉइंट पे बात करी गई है, दे प्रोवाइड गाइड फॉर चूजिंग सब्जेक्ट मैटर। मैंने आपको भी बताया ये हमें गाइड करता है काफ़ी सारी चीज़ों को फ्रेम करने के लिए। जैसे सब्जेक्ट मैटर से हमारा मतलब है कंटेंट, जो भी हमें कंटेंट पढ़ाना है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें जो कंटेंट पढ़ाना है वो कैसा होगा, क्या उसका डिज़ाइन होगा, क्या उसका अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड होगा, क्या उसका सिलेक्शन होगा लर्निंग मटेरियल्स का, वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे कंटेंट पे जो हम कवर करने जा रहे हैं। और ये सब चीज़ हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हमें सीखने मिलता है। ओके, सेकंड पॉइंट है दे हेल्प इन एलोकेटिंग टीचिंग टाइम। टीचिंग टाइम एलोकेट करना भी, हेल्प करना मतलब सिखाता है कि टीचिंग टाइम में हम कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम लिमिट तो हमें सेट करनी पड़ेगी ना, पीरियड एक ही है। अगर आप कुछ आज अगर मान लीजिए अगर आप 40 मिनट का कोई पीरियड ले रहे हैं तो
उस हिसाब से आप कंटेंट तैयार करके जाएंगे कि अगर 40 मिनट्स हैं तो आपको उसमें जो आप कंटेंट तैयार करके गए हैं तो वो आप उसमें कंप्लीट कर दें वो टॉपिक। तो इस हिसाब से आप अपना जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको फ्रेम करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट इज़ दे हेल्प इन डिसाइडिंग ऑन क्राइटेरिया फॉर evaluating द क्वालिटी and efficiency of the teaching and learning activities, thus providing feedback to the teacher or the learner's performance. In this way, remedial teaching can be done where necessary. तो देखिए, इस पॉइंट में हमें बताना चाह रहा है कि जो एक क्राइटेरिया ये जो है सेट कर देता है इवेल्युएट करने के लिए, मतलब जो भी हमने पढ़ाया है बच्चों को उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया है वो कितने हद तक इफेक्टिव है, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, और हमें फीडबैक भी प्रोवाइड करवाता है। हमें सिर्फ फीडबैक भी मिलता है कि क्या लर्नर की परफॉर्मेंस रही है। तो इस तरीके से हम जो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे रेमेडीज हैं, जितने भी हमारी कमियां हैं, हम उन्हें फिर उन पे काम कर सकते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम काम कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए तो इवैल्यूएटिंग के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है दे कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड द टीचर। ये जो है वो बिहेवियर कंट्रोल करता है लर्नर का भी और टीचर का भी। अब एज अ टीचर ना तो आप ज़्यादा ही इमोशनल हो सकते हैं, ना आप ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक हो सकते हैं, राइट, ना आप किसी के साथ पार्शियल हो सकते हैं। आपको अपना बिहेवियर मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एज अ टीचर आप स्टैटिक रहेंगे, एज अ टीचर आप स्टैटिक रहेंगे, ना आपको ज़्यादा ही इमोशनल होना है कि आप आ जा रहे हैं, ज़्यादा ही आप भावुक हो गए हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर आप ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं किसी को लेके या फिर बच्चे को लेकर। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल एकदम चाइल्ड सेंटर्ड होकर पढ़ाना है, बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाकर जब आपको उन्हें पढ़ाना है कि जिससे बच्चे आपसे अगर उन्हें कुछ पूछना है तो वो आपसे पूछ भी सकें, डरे ना। तो आपको एकदम चाइल्ड फ्रेंडली होकर अपना जो भी बिहेवियर है वो रखना है जिससे कि बच्चे आपसे डरे ना। तो इसलिए बिहेवियर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लर्नर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिहेवियर जितना कि टीचर के लिए है। चलिए, ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। अब इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है मतलब, और आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो इसमें ये है कि क्या स्किल क्या होती है लिखने के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल टर्म्स में। तो पहले हम समझेंगे बिहेवियरल टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये जो है एबिलिटी है यूज़ करने की एक्शन वर्ब्स को। तो मतलब बिहेवियरल टर्म्स से ही हमें पता चलता है बिहेवियर जानने की कोशिश। तो इसमें सीधा मतलब ये है कि बिहेवियरल टर्म्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से यूज़ करें हम एज अ टीचर या एज अ प्यूपिल टीचर। एक्शन वर्ब्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये याद रखिए बस कि एक्शन वर्ब का यूज़ करना होता है। क्या जानने के लिए एक्शन वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसका क्या आउटकम जो है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर करके करेंगे, उसके रिजल्ट को देख कर करेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में हम ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियरल टर्म जो है वो बस यही बताता है कि हम कैसे आउटकम निकाल सकते हैं किसी भी बच्चे का। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, द टर्म मीन्स द एबिलिटी टू यूज एक्शन वर्ब टू राइट द डिजायर्ड एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट दैट विल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस। आपने रिपोर्ट कार्ड्स में भी देखा होगा जहाँ पे मतलब ऐसे ग्रेडिंग आती है A B के बिहेवियर स्टूडेंट का कैसा है क्लास में, उसमें फिर वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, टीचर उसी के बेसिस पे देती है, ऑब्जर्व करती है बच्चे को। अब रोज़ रोज़ मिलेगी वो बच्चों से तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर ही लेगी ना, वो इतने सारे बच्चे होते हैं, बट स्टिल एक अंदाज़ा लग जाता है जब आप एज अ टीचर टीच करते हैं तो आपको बिहेवियर बच्चों का समझ में आने लगता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो बिहेवियर टर्म्स में वही चीज़ कही गई है, ठीक है। तो अब क्या नीड है, क्या ज़रूरत है और क्या इंपॉर्टेंस है लिखने के ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है इट हेल्प्स इन मेकिंग सर्टेन एंड स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला तो ये हेल्प करता है बनाने में एक सर्टेन और एक स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में ये हेल्प करता है कि किस तरीके का हमें टीचिंग प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। फिर ये हेल्प करता है सिलेक्शन में क्वेश्चंस के, किसी भी टेस्ट में हम जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो हम बेसिस पे करेंगे ना, स्टैंडर्ड बेसिस पे करेंगे तो सब्जेक्ट तो सबसे मेन हो गया, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड देखा जाएगा कि कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के बच्चे हैं,
क्या क्या क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं कि हाँ बच्चा उसे अटैम्प्ट कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 8th क्लास का बच्चा है और हम क्वेश्चन दे रहे हैं 10th क्लास के लेवल का, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हेल्पफुल होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स इन बैलेंस द टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को बैलेंस करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग ऑडियो विजुअल एड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। आपको आजकल पता है काफ़ी सारी टेक्निक्स जो है वो आ गई हैं। अब सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही नहीं रह गई है, ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ आ गया है, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, काफ़ी चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर में हम ईजिली ऑडियो विजुअल तरीके से या फिर कोई भी वीडियो उन्हें दिखा के हम बच्चों को कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं, उन्हें रिलेट कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए आजकल के प्रोजेक्टर्स पे स्टोरी टेलिंग काफ़ी सिखाई जाती है, तो पूरी उन्हें मतलब वीडियो सिखाई जाती है जिससे कि वो प्रैक्टिकली उसे देख पाएँ और फिर समझ पाएँ कि आखिर चीज़ें क्या होती हैं और क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है, तो काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हो गई है सब कुछ चीज़ें, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। फिर इट हेल्प्स इन एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी में ऑब्वियसली वही एडवांस स्टडी ही हो गई है ना, आजकल हम ऑनलाइन बैठ के घर से पढ़ सकते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, तो ये काफ़ी सही है, सब टेक्नोलॉजी ही तो है। लास्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग एग्जामिनेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। या एग्जामिनेशन को भी मैनेज करने में काफ़ी जो है हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, इसमें हम अब पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमर्स टीचिंग। अब कॉमर्स टीचिंग में क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन जो हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें मेन जो है नॉलेज ऑब्जेक्टिव का पर्पस वो रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करी जा सके इन्फॉर्मेशंस, फैक्ट्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे जा सकें, टर्म्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, ट्रेंड्स, प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशंस, अजम्पशंस। ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे कॉमर्स में सीखी जा सकें। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, ये एक डेवलप करवाता है अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स की, कंसेप्ट्स की, ठीक है, और कन्वेंशंस की समझ, एक जैसे हम कहेंगे समझ पैदा करता है, ये समझने की क्षमता को ये बढ़ाता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे, वेदर इन अनफेमिलियर कंडीशंस ऑल्सो। देखिए फेवरेबल कंडीशंस में तो हर कोई चीज़ अप्लाई कर सकता है, पर जो अनफेमिलियर कंडीशंस में करेगा, मतलब अनफेमिलियर मतलब कठिन परिस्थितियों में जो भी अपनी जो चीज़ें हैं उसे अप्लाई करने का दम रखेगा, वो ही कुछ आगे जो है कर सकता है और वो ही अचीव कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो एप्लीकेशन चीज़ों की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है स्किल ऑब्जेक्टिव। स्किल ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिकल स्किल्स को एक्वायर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टडी के लिए कॉमर्स की। प्रैक्टिकली आपको थोड़ा बहुत कुछ तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे सब कुछ तो थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, अगर थ्योरी ही हो जाएगा तो फिर कॉमर्स का क्या मतलब रहेगा। जो अकाउंटेंसी है, जो कैलकुलेटिव वर्क है, तो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर पर काम करना होता है, ये सब तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही आते हैं ना, तो उसके लिए स्किल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट आता है इंटरेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव। इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ही होना चाहिए आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, और जब भी आप चीज़ों के साथ अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे, जब भी उन्हें आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि इसमें चीज़ें क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप काम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं इसमें और भी कुछ करने वाली थी इंक्लूड, बट फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पर ये जो नेक्स्ट टॉपिक भी ऑब्जेक्टिव्स का ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का थोड़ा लेंथी टॉपिक है, पर इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद ही यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको यूनिट 1 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दूँगी, जो भी जिनकी भी संभावना ज़्यादा होती है आने के पेपर में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर, बी सेफ, टेक केयर, एंड अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट जस्ट कमेंट इट, ओके। सो टेक केयर, गुड बाय।